ससुराल में बच्चे होने के बाद बहू बेटी का वर्क फ्रॉम होम। शाम का समय है। नीलम चाय का कप लेकर शारदा के पास आती है। दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगती हैं। तभी मेज पर रखे शारदा के फोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर हिमांशी का नाम शो हो रहा है। शारदा कॉल उठाती है और कहती है, कैसी है बेटी तू? क्या बताऊँ माँ, कैसी रहूंगी, बस कट रही है जिंदगी। सबसे पहले ये बताओ कि सोनम कहाँ है, उससे बात करवाओ मेरी। बेटी वो कॉलेज से आई नहीं है अभी तक। तू अपनी बता, सब ठीक तो है ना? दामाद जी कैसे है? क्या ठीक रहेगा माँ, छोटी सी नौकरी है उनकी, मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं कर पाते। मेरी सहेलियों को देखो, कोई मालदीव जा रही है तो कोई यूरोप घूम रही है, और ये मुझे शहर के पार्क तक नहीं ले जाते। कल एक पार्टी थी तो उन्होंने मुझे सिर्फ 1500 रुपए का सूट दिला दिया। भला बताओ माँ, आज के जमाने में 1500 का सूट कौन पहनता है? हाँ बेटा, तू सही कह रही है। आजकल के जमाने में 1500 में आता ही क्या है, पर क्या करे, उनकी आमदनी भी तो देखनी पड़ती है। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा माँ, खैर मैं बाद में बात करती हूँ। बच्चे स्कूल से आ गए हैं, चलिए मैं फोन रखती हूँ। इधर शारदा फोन रख देती है। तभी सोनम कॉलेज से आती है और कहती है, माँ आज मुझे बहुत थकान हो गई है। कॉलेज का प्रोजेक्ट भी इतना बड़ा है कि समझ नहीं आ रहा कि कैसे पूरा होगा। क्या हो गया बेटा, तू तो इतनी थकी हुई लग रही है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? और आजकल तो तू पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह नहीं करती दिखाई दे रही है। कोई बात नहीं माँ जी, आजकल पढ़ाई का बोझ बहुत बढ़ गया है। सोनम तू बैठ, मैं तेरे लिए ठंडा पानी लेकर आती हूँ। और सुन, आज मैं सोच रही हूँ कि रात के खाने में सबके लिए छोले भटूरे बना दूं। काफी दिन हो गए हैं, सबने साथ में ढंग से खाना नहीं खाया है। हाँ बहू, ये अच्छा विचार है, छोले भटूरे बना ले, सोनम को भी पसंद है और विकास सिंह की भी खुश हो जाएंगे। अब नीलम रसोई में जाती है। वो पसीने में तरबतर है, लेकिन उसके हाथ बहुत फुर्ती से चल रही है। वो छोले उबालती है, पूड़ियां बेलती है और खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। विकास और चिंकी भी स्कूल से आ गए हैं और मेज पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहे हैं। नीलम सबको गरम गरम छोले भटूरे परोसना शुरू करती है। वाह मम्मी, क्या खुशबू आ रही है। छोले भटूरे मेरी सबसे पसंदीदा डिश है। आपने बहुत बहुत अच्छा, बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। माँ आपने छोले भटूरे सच में बहुत टेस्टी बनाए हैं। मैं इसे कल अपने स्कूल के टिफिन में भी ले जाऊंगी। प्लीज आप थोड़ा सा फ्रिज में रख देना ताकि सुबह मैं इसे ले जा सकूं। हाँ मेरी जान, जरूर रख दूंगी। तू बस पेट भर के खाना खा ले। विकास तू भी ले ले एक और भटूरा। नीलम सबको खाना खिला रही है, लेकिन उसका मन कहीं और है। उसकी नजर बार बार घड़ी पर जा रही है। वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ऑफिस का काम तो अभी बहुत सारा पेंडिंग है और मुझे देर हो रही है। यही सोचते हुए नीलम अपनी सास से कहती है, माँ जी मैंने सबको खाना परोस दिया है, क्या अब मैं अपने कमरे में जा सकती हूँ? मेरा ऑफिस का थोड़ा जरूरी काम बचा हुआ है, उसे पूरा करना जरूरी है। ये क्या बात हुई बहू, अभी तो बर्तन पड़े हैं, रसोई साफ करनी है। बहू का काम होता है पहले सबको खाना खिलाए, फिर सारा काम खत्म करे, उसके बाद ही कहीं जाए। ये लैपटॉप लेकर बैठना ही तेरा असली काम बन गया है क्या? माँ जाने तो ना भाभी को, बर्तन मैं साफ कर दूंगी, उन्हें ऑफिस के भी काम होंगे। सोनम बुआ तो हमेशा मम्मी की ही साइड लेती है, इन दोनों की तो बड़ी पक्की दोस्ती है ना पापा? विकास तू चुप रह बेटा, वरना हमारी तो क्लास ही लग जाने वाली है। नीलम तू पहले रसोई का काम खत्म कर, फिर करना अपने ऑफिस का काम। घर की जिम्मेदारी पहले आती है और ये नौकरी वोकरी बाद में। खाना खाकर सभी लोग अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं और नीलम चुपचाप रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती है। सारा काम खत्म होने के बाद वो भागकर अपने कमरे में जाती है और अपना लैपटॉप खोलती है। स्क्रीन पर बहुत सारे पेंडिंग ईमेल हैं। वो तेजी से कोडिंग करने लगती है। थोड़ी देर बाद समीर वहां आता है और कहता है, नीलम बहुत देर हो गई है, अब बंद करो ये लैपटॉप और सो जाओ, सुबह फिर जल्दी उठना है। नहीं समीर, मुझे ये प्रोजेक्ट आज रात तक सबमिट करना है, क्लाइंट की डेडलाइन है। अगर आज नहीं भेजा तो मेरी रेटिंग गिर जाएगी। वर्क फ्रॉम होम में हमें टाइम पर काम देना पड़ता है। अरे पर वर्क फ्रॉम होम में तो छूट रहती है ना, तुम मेरी तरह ऑफिस थोड़ी जाती हो जो इतनी टेंशन ले रही हो। घर पर बैठकर काम करने में क्या दिक्कत है? जब मन किया कर लिया, जब मन किया सो गए। समीर आपको ऐसा क्यों लगता है कि घर से काम करना आसान है? ऑफिस में आप सिर्फ अपने डेस्क पर बैठते हैं, यहाँ मुझे रसोई, बच्चे, माँ जी और फिर ऑफिस सब साथ में संभालना पड़ता है। टाइमली वर्क देना यहाँ भी उतना ही जरूरी है। आप सो जाओ, मैं कर लूंगी। अच्छा बाबा ठीक है, पर सुबह टाइम पर उठ जाओगी ना, बच्चों को स्कूल भी भेजना है। हाँ समीर, मैं सब संभालूंगी, आप चिंता मत करो। मुझे पता है कि चिंकी का टिफिन पैक करना है और विकास की वर्दी तैयार करनी है। आप बस सो जाइए। समीर सो जाता है, लेकिन नीलम रात के 2 बजे तक काम करती रहती है। उसकी आंखें जल रही हैं, लेकिन वो हार नहीं मानती। अगली सुबह वो फिर जल्दी उठती है, सबको नाश्ता कराती है, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती है। जब घर थोड़ा शांत होता है, वो फिर से अपना लैपटॉप लेकर बैठती है। तभी शारदा उसके कमरे में आती है और, बहू यहाँ लैपटॉप लेकर बैठी है और बाहर देख रसोई में बर्तनों का ढेर लगा है। और अभी शोभना आने वाली है, उसका फोन आया था, वो देखेगी कि मेरा घर इतना गंदा पड़ा है तो वो क्या ही सोचेगी। माँ जी मेरा बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है, बस 1 घंटा और दे दीजिए,
मैं ये ईमेल भेज दूं फिर सब साफ कर दूंगी। बस तुम काम की ही बात करती रहती हो। ये लैपटॉप ही तुम्हारा परिवार बन गया है क्या? पहले घर की साफ सफाई करो, वो फ्लावर पॉट पर धूल जमी है उसे साफ करो और फिर शोभना के लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बना देना। जी माँ जी, मैं अभी करती हूँ। नीलम भारी मन से लैपटॉप बंद करती है और बाहर आकर सफाई में जुट जाती है। सफाई करते हुए वो रसोई में पहुंचती है और चाय चढ़ाती है। तभी उसकी माँ का फोन आता है। नीलम अपनी माँ से कहती है, हाँ माँ मैं ठीक हूँ, काम बहुत अच्छा चल रहा है। बस इस बार प्रोजेक्ट टाइम पर खत्म हो जाए तो शायद इंसेंटिव मिल जाए। वैसे मैंने कुछ पैसे जोड़ लिए हैं, आप चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। नीलम अपनी माँ से बात कर ही रही थी, तभी शारदा वहां आती है और दरवाजे के पीछे छुपकर ये सारी बातें सुन लेती है और मन ही मन सोचती है। अच्छा तो ये बात है, ये दिन रात लैपटॉप पर इसलिए चिपकी रहती है ताकि अपने मायके वालों की मदद कर सके। घर का काम तो इसे बोझ लगता है और वहाँ पैसे भेजने के लिए बड़ी मेहनत कर रही है। बताती हूँ मैं इसे। यही सोचकर शारदा वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद शोभना आ जाती है और शारदा शोभना के साथ हॉल में बैठती है और बातें करती है। थोड़ी देर बाद नीलम पानी लेकर वहां आती है। तब शारदा कहती है, अरे शोभना, मेरी बहू के हाथ के सैंडविच और पकोड़े तूने नहीं खाए हैं? बहुत स्वाद बनाती है। नीलम बेटा, जरा जल्दी से गर्मा गर्म पकोड़े और सैंडविच बना कर ला। हे भगवान, मेरा प्रोजेक्ट अधूरा रह जाएगा, लेकिन माँ जी के सामने मना भी नहीं कर सकती। यही सोचकर नीलम रसोई में पकौड़े और सैंडविच बनाने के लिए चली जाती है। इधर शोभना नीलम की तारीफ करते हुए कहती है, शारदा तेरी बहू सच में बहुत अच्छी है। वो घर भी इतना शानदार संभालती है और साथ में जॉब भी करती है। आजकल ऐसी बहुएं कहाँ मिलती है। मेरी बहुओं को देखो, सारा दिन बस सोती रहती है। अरे क्या बताओ तुझे शोभना, ये जॉब करके हमको पैसे थोड़ी देती है, सारा पैसा अपने मायके भेजती है। इससे तो अच्छा होता कि जॉब छोड़ देती और पूरा ध्यान घर पर लगा दी। काम के नाम पर तो बस लैपटॉप लेकर बैठ जाती है। वो लोग बात ही कर रहे थे, तब तक नीलम नाश्ता लेकर हॉल में आती है और अपनी सास और शोभना को नाश्ता कराती है और फिर अपने कमरे की तरफ भागती है और लैपटॉप ओपन करके काम करने लगती है। इधर शोभना नाश्ता करने के बाद चली जाती है। थोड़ी देर बाद हिमांशी का कॉल आता है। हिमांशी अपनी माँ से बात करते हुए कहती है, और बताओ माँ, भाभी क्या कर रही है? क्या करेगी तेरी भाभी? अपने कमरे में लैपटॉप लेकर बैठी है और वर्क फ्रॉम होम में लगी हुई है। भाभी की तो ऐश ही ऐश है। हाँ बेटा, लेकिन तू उसकी छोड़, अपनी बता, तू कैसी है? मैं क्या ही बताऊँ माँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ। छोटे छोटे खर्चों के लिए भी अपने पति पर डिपेंड रहना पड़ता है। मेरा मन कर रहा है कि मैं भी कुछ काम शुरू करूँ। मैंने भी तो इतनी पढ़ाई की है, क्यों ना मैं भी वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई करूँ? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तू क्यों नहीं करती? कम से कम तू अपना खर्चा तो निकाल पाएगी। बहू को देख, वो भी तो कर रही है, तू तो उससे ज्यादा पढ़ी लिखी है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक हिमांशी बिना बताए घर आ जाती है। वो अपने बच्चों अमित और किरण के साथ आई है। घर में शोर मच जाता है। माँ देखो ना, यहाँ आकर बच्चे भी कितने खुश हैं। मैं सारा दिन काम में लगी रहती हूँ, बच्चों को समय भी नहीं दे पाती। वैसे माँ भाभी गायें दिखाई नहीं दे रही, कहाँ रहेगी? अपने कमरे में लैपटॉप लेकर घुसी होगी। बहू, ओ बहू, देख हिमांशी बाहर आई है, बाहर निकल और कुछ नाश्ता वाश्ता बना। शारदा की आवाज सुनकर नीलम बाहर आती है और कहती है, अरे दीदी, आप अचानक आइए, बैठिए, मैं अभी चाय और नाश्ता बनाती हूँ। हाँ भाभी, जल्दी बनाइए, भूख लगी है। ऐसा कहकर नीलम रसोई में जाती है और नाश्ता बनाने लगती है। इधर हिमांशी शारदा से कहती है, अरे माँ, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई थी कि मैंने भी तो वर्क फ्रॉम होम ज्वाइन कर लिया है, लेकिन घर के काम के साथ साथ जॉब करना बहुत ही मुश्किल है। हाँ बेटा, ये तूने बहुत अच्छा किया। अपना ज्यादातर समय अपनी जॉब में दिया कर, पैसे आएंगे तो तेरे ही काम आएंगे। पति के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। घर के काम का क्या है, वो तो हो ही जाता है। वो लोग बात ही कर रहे थे कि तब तक नीलम नाश्ता बनाकर वहां ले आती है और सभी को परोसती है। नाश्ता करके हिमांशी का बेटा अमित कहता है, माँ, मामी ने सचमुच कितनी जल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाया। हाँ, जल्दी तो बनाएगी ही, क्योंकि इसे फिर से वही लैपटॉप लेकर बैठना है। सारा ध्यान तो उसी में रहता है। नीलम ये सब सुन रही है लेकिन कोई जवाब नहीं देती। नाश्ता करवाने के बाद नीलम अपने कमरे में जाती है और लैपटॉप ओपन करके अपना काम करने लगती है। ऐसी रात हो जाती है। शारदा नीलम के कमरे में आती है और कहती है, बहू, रात के खाने का समय हो गया है। अमित और किरण को भूख लगी है, जल्दी से खाना बना और सबको खिला। माँ जी, बस ये फाइल अपलोड कर दूं, फिर आती हूँ 5 मिनट। बेटी आई है घर पर, तुझे समझ नहीं आता क्या? काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा। पहले खाना बना, फिर लैपटॉप चलाना। ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर नीलम रसोई में जाती है और खाना बनाना शुरू करती है। थोड़ी देर बाद अमित उसके पास आता है और कहता है, मामी, आप सैंडविच और पास्ता बहुत अच्छा बनाते हो, मेरे लिए आज पास्ता बनाना ना। अमित बेटा, रात को पास्ता भारी हो जाएगा, मैं तेरे लिए हेल्दी सैंडविच बना दूंगी। हाँ मामी, मेरे लिए भी सैंडविच। बच्चे ऐसा ही कह रहे थे कि तभी सोनम वहां आती है और कहती है, भाभी, अगर आप सभी के लिए पास्ता बना रही हो तो मेरे लिए भी बना देना। नहीं सोनम, तुम मसाला चीज पास्ता नहीं खा सकती।
डॉक्टर ने कहा था ना कि तुम्हें खाने पीने में थोड़ा परहेज करना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए उपमा बना देती हूँ, तुम वो खा लेना। अरे भाभी वो पुराने दिन थे, अब तो वो ठीक हो ही गई होगी, वापस बना दीजिए। नहीं, तुम्हें कहा ना कि मैं उपमा बना दूंगी, तुम प्लीज उपमा खा लेना। अब आप इतने प्यार से बोलोगी तो मुझे उपमा ही खाना पड़ेगा। ठीक है, मेरे लिए वही बना दीजिए। अब नीलम सभी के लिए खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी लोग साथ मिलकर खाना खाते हैं और फिर रात में हिमांशी अपने बच्चों के साथ घर लौट आती है। ऐसे दिन बीत रहे थे और नीलम सबका ख्याल रखती है, घर संभालती है और फिर आधी रात तक अपना ऑफिस का काम पूरा करती है। ऐसे कुछ दिन बीत रहे हैं। एक दिन हिमांशी अपने सूटकेस समेत वहां जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं अपने ससुराल से झगड़ा करके यहाँ आई हूँ और अब यहीं रहूंगी, ससुराल वापस नहीं जाऊंगी। अरे बेटा, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ तुझे? जरा मुझे भी तो बता। जाओ बच्चों, तुम दोनों जाकर अंदर खेलो। हिमांशी तू बैठ और मुझे बता क्या बात हुई है। सोनम और अमित विकास और चिंकी के कमरे में चले जाते हैं। तब हिमांशी बैठकर अपनी माँ से बातें करते हुए बताती है, माँ, जब से मैंने वर्क फ्रॉम होम ज्वाइन किया है तब से मेरे घर वाले ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। सभी मुझे अपने अपने काम बताते हैं, मैं काम करूँ या नौकरी करूँ। अब आप ही बताओ, घर का काम और नौकरी दोनों एक साथ भला कैसे मैनेज हो सकती है? इसलिए आज मैं अपने पति से झगड़ा करके यहाँ आ गई हूँ। अब मैं 6 महीने यहीं रहूंगी। हाँ बेटा, तू चिंता क्यों करती है? तू यहाँ रहकर काम कर और आराम से जाना, कोई जल्दी नहीं है। शारदा ऐसा कह ही रही थी कि तभी नीलम और सोनम भी बाहर आती हैं। सारी बातें सुनकर सोनम हिमांशी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हिमांशी किसी की नहीं सुनती और अपने मायके में ही रहने लगती है। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं। रोज की तरह आज नीलम अपने कमरे में बैठी अपने ऑफिस का काम कर रही थी और हिमांशी अपने कमरे में बैठी अपना ऑफिस का काम कर रही थी। तभी शारदा नीलम को आवाज देकर कहती है, बहू, ओ बहू, बाहर आ जरा, देख बाजार से कितने ताजे और अच्छे आम आए हैं। शारदा की बात सुनकर नीलम बाहर आती है और आम को देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, बताइए माँ जी, आपने मुझे आवाज दिया? हाँ बहू, देख जरा, मैं बाजार से आम लेकर आई हूँ। मैं सोच रही हूँ कि आज ही आम का अचार डाल देते हैं। चल जल्दी से आम धोकर उन्हें काटना शुरू कर दे। माँ जी, आज मेरे ऑफिस की बहुत जरूरी मीटिंग है, आप हिमांशी दीदी की मदद ले लीजिए। आज अचार बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। शर्म नहीं आती अपनी बड़ी ननद के लिए काम का कहते हुए? वो इस घर में मेहमान है और फिलहाल तो अपने ऑफिस का काम कर रही है। तुझे क्या लगता है अचार बनाने में सदियां बीत जाती है? बस थोड़ा सा समय ही तो लगेगा। जब देखो तब अपनी नौकरी का रोना लेकर बैठ जाती है। उसी समय समीर वहां आता है और कहता है, माँ क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हैं आप? देख समीर, तेरी पत्नी को अब घर के कामों से चिढ़ होने लगी है। मैं कह रही हूँ अचार डाल देते हैं तो कह रही है कि हिमांशी से कह दो और अपनी मीटिंग का बहाना बना रही है। माँ नीलम सही कह रही है, उसे जॉब भी करनी होती है, वो भी तो समझिए। अचार वचार बाहर से मंगवा लेंगे या फिर आप और हिमांशी दीदी मिलकर देख लीजिए। नीलम अभी फ्री नहीं है। देखो तो तेरा बेटा कैसे जोरों का गुलाम बनता जा रहा है। अब ये मुझे काम करने को कह रहा है और अपनी पत्नी को बचा रहा है। ये सब इस नौकरी की वजह से है। और माँ, विकास कह रहा था कि कल उसका होमवर्क पूरा नहीं हो पाया क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। नीलम काम में थी और आप बिजी थी। आप थोड़ा बच्चों पर भी ध्यान दे लिया कीजिए। अच्छा, अब मैं बुढ़ापे में बच्चों का होमवर्क कराऊंगी? तू अपनी बीवी को समझा, ये सब उसकी लापरवाही है। समीर और शारदा के बीच बहस होती है और समीर गुस्से में वहां से चला जाता है। नीलम ये सब सुनकर और भी दुखी हो जाती है। थोड़ी देर बाद शारदा हिमांशी के कमरे में जाती है जहां हिमांशी भी लैपटॉप पर काम कर रही थी। शारदा कहती है, हिमांशी बेटा, यहाँ तो बड़ी दिक्कत हो गई है। तेरा भाई भी अब नीलम की साइड लेने लगा है। वो तो जैसे नीलम के हाथ की कठपुतली बन गया है। मेरा तो इस घर में कोई मान ही नहीं रहा। माँ, भाभी बहुत गलत कर रही है। उन्हें कम से कम अपने घर की जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी। अब तुम इस उम्र में भी घर की जिम्मेदारी थोड़ी ना उठाओगी। अगले दिन सुबह शारदा विकास और चिंकी को स्कूल के लिए तैयार करने में मदद कर रही है। नीलम रसोई में टिफिन बना रही है। समीर ये देखकर खुश होता है। तभी विकास रसोई में आता है और कहता है, दादी, आज आपने मेरी बोतल में पानी भर दिया। थैंक यू दादी। देखा माँ, अगर आप थोड़ी सी मदद कर देती तो नीलम को कितना सहारा मिल जाता है। अब वो सुकून से अपना काम कर पाएगी। हाँ माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना ही कर देती हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ ठीक है, अब जल्दी से रसोई का काम खत्म कर, हिमांशी को भी नाश्ता देना है। ऐसी समय बीत रहा था और जहाँ एक तरफ शारदा अपनी बहू से ढेर सारा काम करवाती तो वहीं हिमांशी को कोई भी काम करने नहीं देती थी। एक दिन नीलम रसोई में चाय बना रही थी। तभी उसकी माँ का फोन आता है। वो अपनी माँ से बात करती है और पीछे खड़ी हिमांशी सारी बातें सुन लेती है। हाँ माँ, बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं धीरे धीरे पैसे इकट्ठा कर रही हूँ। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आप टेंशन मत लेना, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। बस दुआ कीजिए कि ये समय निकल जाए। अच्छा, तो माँ सही कह रही थी। ये भाभी चोरी छिपे अपने मायके पैसे भेज रही है। घर में तो ऐसे दिखाती है जैसे बहुत बड़ी जिम्मेदार बहू है। अब मैं माँ को बताती हूँ।
हिमांशी दौड़कर शारदा के पास जाती है और उसे सब बता देती है। शारदा का गुस्सा और बढ़ जाता है। अगले दिन सुबह नीलम रसोई में सबके लिए खाना बना रही है। तभी अमित वहाँ आकर कहता, मामी आज नाश्ते में सेवैया बना देना, मुझे आपके हाथ की सेवैया बहुत पसंद है। हाँ अमित बेटा, मैं अभी बना रही हूँ, बस थोड़ा सा इंतजार कर। नीलम एक तरफ सेवैयां बना रही है, दूसरी तरफ शारदा का दलिया और समीर के लिए पराठे। तभी उसके मोबाइल पर ऑफिस के लगातार नोटिफिकेशन आने लगते हैं। नीलम बार बार फोन उठाकर देखती है। तभी शारदा रसोई में आती है और उसे फोन चलाते देखकर कहती है, बहू क्या तेरा दिल सिर्फ उस फोन में ही लगा रहता है? देख सेवैया जल रही है और तू फोन देख रही है। नहीं माँ जी, ऑफिस से बार बार मैसेज आ रहे हैं, मैं लॉग इन करने में लेट हो रही हूँ और आज टीम लीडर की मीटिंग है। अगर मैंने अभी रिप्लाई नहीं किया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बस तेरा यही नाटक है, पहले घर का काम पूरा कर, फिर जो करना है करना। बच्चों को स्कूल भेजना है या नहीं? माँ मुझे जॉब के लिए देरी हो रही है, तो आप हिमांशी दीदी आप बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर दीजिए और उनका टिफिन भी पैक कर दीजिए, मैंने नाश्ता बना कर रख दिया है। भाभी शायद आप भूल गई है कि मेरी भी वर्क फ्रॉम होम जॉब है, मैं जा रही हूँ अपना काम करने। ऐसा कहकर हिमांशी अपने कमरे में चली जाती है। नीलम सब काम निपटाकर बिना नाश्ता किए अपने कमरे में भागती है। उसकी छोटी नंद सोनम जो कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी, प्लेट में कुछ सैंडविच लेकर नीलम के पास आती है और कहती है, भाभी मुझे पता है आपने सुबह से एक दाना नहीं खाया है, आप ये सैंडविच खा लीजिए, खाली पेट दिमाग भी काम नहीं करेगा। सोनम तुझे मेरी कितनी परवाह है, तू कितनी समझदार हो गई है। भाभी मैं देखती हूँ कि आप हमारे लिए कितना कुछ करती है। माँ और दीदी को शायद अब समझ नहीं आ रहा है, पर मैं जानती हूँ कि आप इस घर की जान है। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर दूँ? नहीं बेटा, तू अपना कॉलेज संभाल, वही तेरे लिए बहुत है। तेरे जैसी ननद किस्मत वालों को मिलती है। ऐसा कहकर नीलम काम में लग जाती है और सोनम कॉलेज चली जाती है। शाम को समीर घर आता है और सभी से कहता है, सुनो सब, आज मेरे ऑफिस के फ्रेंड ने एक छोटी सी पार्टी रखी है, हम सबको वहाँ चलना है। नीलम तुम भी तैयार हो जाना। पर माँ मेरे पास तो पहनने के लिए कोई अच्छे कपड़े नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, आज हम शॉपिंग पर चलते हैं। ऐसा कहकर शारदा नीलम हिमांशी और सोनम को लेकर शॉपिंग पर जाती है। वहीं सोनम एक सूट पसंद करती है और हिमांशी से कहती है, दीदी ये सूट मुझ पर बहुत अच्छा लगेगा ना, क्या मैं ये ले लूं? सोनम मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है, तू भाभी से बोल शायद वो दिला दे। हिमांशी की बात सुनकर बगल में खड़ी नीलम कहती है, सोनम तू ये सूट ले ले, तुझे पसंद है तो मैं दिला देती हूँ। ठीक है भाभी, शुक्रिया। इस तरह नीलम सोनम को उसकी पसंद का सूट दिलवाती है। उधर हिमांशी भी अपने लिए एक महंगा ड्रेस लेती है, लेकिन नीलम अपने लिए कुछ नहीं खरीदती। शाम को सभी लोग वापस आते हैं और तैयार होकर पार्टी में पहुंचते हैं। नीलम ने एक बहुत ही साधारण और पुरानी ड्रेस पहनी है, जबकि हिमांशी और सोनम नए कपड़ों में चमक रही हैं। वहां शोभना और कुछ अन्य औरतें खड़ी बातें कर रही हैं। अरे देखो समीर की बीवी को, सुना है ये भी नौकरी करती है, फिर भी ऐसी पुरानी ड्रेस पहन कर आई है। समझ नहीं आता जॉब करने के बाद भी ऐसे कंजूसों की तरह क्यों रहती है। देखो तो शारदा की बेटी कितनी इज्जत धज कर आई है। पार्टी में हिमांशी का पति भी आता है और हिमांशी के पास पहुंचता है और सबके सामने कहता है, हिमांशी बहुत दिन हो गए, अब जिद छोड़ो और मेरे साथ वापस घर चलो। मैं नहीं जाऊंगी वहाँ, आप मुझसे सारा दिन काम करवाते हैं। देखो हिमांशी, काम की जिम्मेदारी तो घर की बहू ही करती है। मेरी माँ बीमार रहती है, इसलिए तुम्हें घर संभालना ही पड़ेगा। तुम चाहो तो हम कोई मदद के लिए मेड रख लेंगे, पर तुम्हें घर की कमान संभालनी होगी। मैं अपनी जॉब के साथ इतना काम मैनेज नहीं कर सकती, मुझे यहाँ माँ के पास शांति से रहने दो। राजेश और दोनों के बच्चे उसे बहुत समझाते हैं, पर हिमांशी टस से मस नहीं होती। थोड़ी देर बाद पार्टी खत्म हो जाती है और सभी अपने घर आ जाते हैं। घर वापस आने के बाद समीर और नीलम कमरे में बात करते हैं। नीलम मैं बहुत टेंशन में हूँ, घर की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, ऊपर से ऑफिस में भी कुछ परेशानियां चल रही हैं। समीर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, हर समस्या का समाधान निकल जाएगा। आप बस खुद पर भरोसा कीजिए। तुम ना होती नीलम तो पता नहीं मेरा क्या होता, तुम मेरी असली हिम्मत हो। समीर की बात सुनकर नीलम मुस्कुरा देती है और समीर को गले लगा लेती है। अगले दिन सुबह नीलम समीर से कहती है, समीर आज काम बहुत ज्यादा है, ऐसा करो कि आज नाश्ता बाहर से मंगवा लो। मैं समझ सकता हूँ नीलम कि मेरे साथ देने के लिए इतना कुछ कर रही हो और तुम्हें इतनी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जो कर रही हूँ वो अपने लिए ही कर रही हूँ। समीर मुस्कुराता है और बाजार चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो ढोकला लेकर आता है और डाइनिंग टेबल पर रखकर सभी को आवाज देता है। सभी लोग वहां आते हैं और समीर सभी को ढोकला सर्व करने लगता है। ढोकला देखकर हिमांशी कहती है, मुझे ढोकली बिल्कुल पसंद नहीं है। भाभी आप रसोई में जाकर कुछ अच्छा क्यों नहीं बना देती? दीदी आज वो बिजी है, जो आया है वही खा लीजिए, दोपहर में वो खाना बना देगी।
समीर की बात सुनकर सभी नाश्ता कर लेते हैं। हिमांशी भी नाश्ता करके अपने कमरे में जाकर लैपटॉप लेकर काम करने लगती है। इधर नीलम भी अपने कमरे में जाकर लैपटॉप पर काम में लग जाती है। दोपहर हो जाती है पर नीलम का काम खत्म नहीं होता। वो मीटिंग में फंसी हुई है। तभी हिमांशी उसके कमरे में आती है और चिल्लाने लगती है। भाभी ये क्या तरीका है, अभी तक आपने खाना नहीं बनाया? हमें बहुत भूख लगी है, सारा दिन बस लैपटॉप में ही घुसी रहती हैं। घर गृहस्थी को आपने मजाक बना रखा है। दीदी अभी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर आप बुरा न माने तो आज खाना आप ही बना ले। भाभी आप इस घर की बहू हो, मैं नहीं खाना बनाऊंगी, आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। और फिर मेरी भी तो वर्क फ्रॉम होम में जॉब है, अगर आपसे ये सब कुछ नहीं संभलता तो अपनी जॉब छोड़ दीजिए। ये आप क्या कह रही है दीदी, आपको पता नहीं है कि मुझे इन पैसों की कितनी जरूरत है? सब पता है मैं भाभी, आपके पैसे अपने मायके में भेजती हो। शारदा भी वहां जाकर पीछे खड़ी हुई सारी बातें सुनती है। हिमांशी की बात सुनकर शारदा गुस्से से कहती है, हाँ बहू, हिमांशी ठीक कह रही है, छोड़ दे ये नौकरी। अगर तुझसे घर नहीं संभल रहा तो तूने तो सबको भूखा मारने की कसम खा ली है। माँ जी मैं बस काम खत्म कर रही हूँ, मैं भी आती हूँ। तभी सोनम वहां आती है और कहती है, माँ दीदी आप लोग भाभी को क्यों चिल्ला रही हैं? दीदी आप भी तो वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, आप क्यों नहीं बना देती खाना? सोनम तू चुप रह, ये हिमांशी का मायका है और नीलम का ससुराल, दोनों में फर्क होता है। बहू का फर्ज है खाना बना। ये सब सुनकर नीलम चुपचाप रसोई में जाती है और रोते हुए खाना बनाने लगती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक शाम हॉल से एक जोर की चीख सुनाई देती है। नीलम भागकर हॉल में जाती है और देखती है कि सोनम जमीन पर बेहोश पड़ी है। ये देखकर नीलम घबरा जाती है। वो तुरंत समीर को कॉल करती है। थोड़ी देर में समीर घर आ जाता है। तब नीलम कहती है, समीर जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो, हमें भी डॉक्टर के पास जाना है। अरे गर्मी की वजह से बेहोश हो गई होगी भाभी, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? आप तो हर बात को बढ़ा कर देती हो। हिमांशी दीदी अगर आपको कुछ पता नहीं है तो चुप रहिए प्लीज। अब सभी लोग सोनम को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर जैसे ही सोनम को देखता है तो कहता है, देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको इनका ऑपरेशन करवा देना चाहिए। डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन कीजिए, पैसे रेडी हैं। नीलम के कहने पर डॉक्टर अंदर चला जाता है। तब शारदा घबराकर नीलम और समीर से कहती है, क्या हुआ मेरी सोनम को? डॉक्टर ऐसा क्यों कह रहा था, मुझे सच बताओ। कुछ महीने पहले की बात है माँ, आपको याद होगा एक दिन सोनम चक्कर खाकर गिर गई थी और मैं और नीलम उसे डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए गए थे। डॉक्टर ने सोनम का चेकअप किया, फिर हम दोनों को अपने केबिन में बुलाया और बोला, देखिए इनकी इनिशियल स्टेज पर ब्रेन ट्यूमर है, जितनी जल्दी हो सके इनका ऑपरेशन करवाना होगा, लेकिन उस ऑपरेशन का खर्चा लाखों में आएगा। डॉक्टर साहब कुछ दिनों पहले ही माँ के इलाज में काफी सारे पैसे लग गए हैं, क्या हमें कुछ महीनों का टाइम मिल सकता है? ठीक है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन हो जाना चाहिए। डॉक्टर से बात करने के बाद नीलम और समीर दोनों अपने घर आते हैं। अपने कमरे में बैठकर समीर नीलम से कहता है, नीलम तुम्हें तो पता है कि माँ को 2 बार हार्ट अटैक आ गया है, उनके इलाज में काफी सारा पैसा भी खर्च हो गया है, हमारे पास ऑपरेशन करवाने के पैसे नहीं है और ये सारी बातें हम माँ को नहीं बता सकते क्योंकि उन्हें टेंशन देना खतरे से खाली नहीं होगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है पैसों का इंतजाम कैसे होगा। मैंने सोच लिया है समीर कि मैं वर्क फ्रॉम होम ज्वाइन करूंगी, अच्छी खासी पेमेंट पर मुझे जॉब मिल सकती है क्योंकि मैंने पहले भी जॉब की है। नीलम तुम्हें तो पता है माँ को घर की सारी जिम्मेदारियों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, क्या तुम घर और जॉब दोनों एक साथ हैंडल कर लोगी? करना तो पड़ेगा समीर, मैं अपनी ननद को इस तरह बीमार नहीं देख सकती। और इसके बाद जो भी कुछ हुआ वो आप लोग जानते हैं। नीलम बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है। मैं तुझे क्या क्या कहती रही, तेरे मायके वालों को कोसा, पर तू तो मेरी बेटी के लिए अपनी जान सुखा रही थी। माँ जी आप ऐसा मत कहिए, सोनम सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, मेरी भी छोटी बहन जैसी है। इस घर की बहू होने के नाते मेरा भी तो उस पर उतना ही हक है। मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था। नहीं बहू ये फर्ज तो बढ़कर था। हिमांशी ने तुझे कितना परेशान किया, पर तूने एक भी बार पलट कर नहीं कहा कि माँ जी मैं ये सब सोनम के लिए कर रही हूँ। भाभी मैं यहाँ आपके मायके में आकर रानी बनकर बैठी थी, अपनी जॉब का रोना रो रही थी। मुझे लगा था कि आप अपनी माँ को पैसे भेजकर अपना घर भर रही है। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं बहुत छोटी निकली आपके सामने। हिमांशी दीदी आप रो मत, आप मेरी ननद और ननद भाभी में थोड़ी अनबन तो होती ही है, बस आप दुआ करो कि सोनम ठीक होकर बाहर आ जाए। लगभग 4 घंटे बीत जाते हैं। तभी ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद होती है और डॉक्टर बाहर निकलते हैं। सब एक साथ डॉक्टर की तरफ दौड़ते हैं। डॉक्टर साहब मेरी बहन कैसी है, ऑपरेशन कैसा रहा? मुबारक हो, ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा है। ट्यूमर को सही समय पर निकाल दिया गया है। अगर आप लोग 1 हफ्ता भी और देर करते तो शायद हम उसे नहीं बचा पाते, पर अब तो खतरे से वो बाहर है, उसे होश आने में थोड़ा वक्त लगेगा। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है डॉक्टर साहब, आपने मेरी बच्ची को नया जीवन दिया है। और मुझे शुक्रिया मत कीजिए माता जी, शुक्रिया इस बहू को कीजिए।
अगर ये सही समय पर पैसों का इंतजाम नहीं करती तो आज नतीजा कुछ और होता। मैंने बहुत से परिवार देखे हैं, पर ऐसी बहू पहली बार देखी है जिसने गुपचुप रहकर इतना बड़ा त्याग किया। डॉक्टर के जाने के बाद घर के सभी सदस्य राहत की सांस लेते हैं। अगले कुछ दिन सभी लोग अस्पताल में बिताते हैं। फिर सोनम को होश आता है और उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। सोनम होश में आती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी मुझे सब पता चल गया है। समीर भैया ने बताया कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया। आप सचमुच मेरी सगी बहन से भी बढ़कर है। पागल है क्या? अब ज्यादा मत बोल, जल्दी से ठीक हो जा। देख विकास और चिंकी भी तुझे बहुत याद कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद सोनम को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और सब घर वापस आते हैं। एक दिन हिमांशी शारदा से कहती है, माँ मैंने तय किया है कि मैं आज ही अपने घर वापस जा रही हूँ। मैंने राजेश को फोन कर दिया है, वो मुझे बस लेने आते ही होंगे। क्यों बेटा, अभी तो तू गुस्सा थी, अभी तो तुझे यहाँ और रुकना था। माँ, गुस्सा होने का हक उसे होता है जो अपनी जिम्मेदारी निभाता है। भाभी को देखकर समझ आया कि ससुराल सिर्फ सुख भोगने की जगह नहीं है, बल्कि उसे अपना बनाने के लिए त्याग भी करना पड़ता है। मैं अपनी भी जॉब जारी रखूंगी और घर भी संभालूंगी। जैसे भाभी ने यहाँ सबको संभाला, वैसे ही मैं भी कोशिश करूंगी। तूने बहुत अच्छी बात कही बेटा, मुझे खुशी है कि तुझे ये समझ आ गया। थोड़ी देर बाद राजेश खुशी खुशी उसे लेने आता है। विदाई के वक्त हिमांशी नीलम के गले लगकर खूब रोती है और कहती है, भाभी अगली बार जब मैं मिलूंगी तो आपकी शिकायत करने वाली ननद बनकर नहीं, बल्कि आपकी दोस्त बनकर मिलूंगी। मुझे इंतजार रहेगा दीदी। सभी लोगों से मिलकर हिमांशी चली जाती है। अगले दिन शाम को सोनम रसोई की तरफ जाती है तो शारदा कहती है, ए बहू कहाँ जा रही है? माँ जी रात के खाने की तैयारी करने। कोई जरूरत नहीं है रसोई में जाने की। आज से रसोई का कमान मैं और सोनम संभालेंगे। तू जा अपने कमरे में और शांति से अपना काम पूरा कर, और हाँ, काम खत्म करके सो जाना। रात भर जागने की अब कोई जरूरत नहीं है। और नीलम, मैंने तुम्हारे लिए एक नया और आरामदायक ऑफिस चेयर और टेबल ऑर्डर किया है। अब तुम्हें बिस्तर पर बैठकर काम करने की जरूरत नहीं है। कमर में दर्द हो जाता है ना तुम्हें? समीर, माँ जी, आप लोग, भाभी, अब हम सब समझ गए हैं कि वर्क फ्रॉम होम कोई बहाना नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और आप इस घर की वो पिलर हो जिस पर ये पूरा घर टिका है। अब हम आपकी मदद करेंगे। नीलम की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। नीलम की माँ दरवाजे पर खड़ी है। शारदा जी उनका स्वागत करती हैं। आइए समदन जी, बहुत सही समय पर आई है आप। नीलम, फोन पर तो तू बहुत परेशान लग रही थी, इसलिए मैं दौड़ी चली आई। सब ठीक तो है ना बेटा? माँ, हाँ सब ठीक है, बल्कि सब कुछ बहुत अच्छा है। समदन जी, आपकी बेटी ने इस घर के लिए जो किया वो शायद ही कोई सगी बेटी करती। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि नीलम मेरे घर की बहू है। मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि मैंने इसे और आपको गलत समझा। नहीं समदन जी, ऐसा मत कहिए। नीलम हमेशा मुझसे कहती थी कि उसकी सासू माँ बहुत अच्छी है। उसे पता था कि एक दिन आप उसे जरूर समझेंगी। नीलम अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती है, माँ, आपने ही तो मुझे सिखाया था कि खामोशी से काम करते रहो, वक्त खुद गवाही देगा। आज सच में वक्त ने गवाही दे दी है। बिल्कुल बेटा। और नीलम, कल से तुझे जो प्रोजेक्ट करना होगा मुझे पहले बता देना। मैं विकास और चिंकी को संभालूंगी और घर का सारा काम भी। तू बस अपनी तरक्की पर ध्यान दे। थैंक यू भगवान, आज सच में मुझे मेरे ससुराल में वो जगह मिल गई जिसका मैंने सपना देखा था। वर्क फ्रॉम होम अब सिर्फ मेरा काम नहीं बल्कि मेरे परिवार की जीत है। घर की वो कड़वाहट अब एक मीठी याद में बदल गई है। नीलम अपने कमरे में जाती है, अपना लैपटॉप खोलती है और इस बार उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान है। और यहाँ हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।